साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारतीय मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज लाई हूँ। और आज के इस टेस्ट सीरीज में आप भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिससे आप सभी के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। साथ में टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको वो तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई जानी हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ें ताकि आप सारे क्वेश्चन सही करें। तो आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन कौन सा है। प्रथम क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। कब किया गया आक्रमण? तो आप देख रहे हैं 712 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था? अभी आपको इसका उत्तर बताया गया है और इसका उत्तर हुआ ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये आपका रहने वाला था प्राचीन ख्वारिज्म खीवा देश का रहने वाला था। और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन आया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका अल-बरूनी। ठीक, और ये भी जान ले कि अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीकात हिंद पुस्तक की रचना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत में आया था, किस सदी में आया था? तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ढंग से इसको तैयार करेंगे आप। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि किसको कौन ऐसा शासक था सेन वंश का, अर्थात बंगाल पर सेन वंशों का शासन था जो बिना युद्ध किए ही भाग गया, तो वो लक्ष्मण सेन था। तुर्की सेना की राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं
कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया और लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया। एक ध्यान देने वाली बात है साथियों, एक क्वेश्चन आता है कि किसने नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया? तब भी उत्तर आ जाएगा बख्तियार खिलजी। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। और नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण आर में दिया गया है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थे। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी उस समय। ठीक है, तो क्योंकि शब्द का प्रयोग करके साथियों आप कथन कारण के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो 1206 से 1206 ईस्वी से आपके 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक यहाँ पे कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, और ये भी ध्यान रखिए एक क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये ध्यान रखिए चौगान का खेल जो है वो आधुनिक पोलो की भांति एक खेल था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ध्यान रखिए साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, और सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है सल्तनत काल में? तो साथियों टंका, और जीतल किसको कहा जाता है? तो तांबे के सिक्के को आपको जीतल कहा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? अभी आपको बताया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, वो स्थापना किया था, लेकिन दिल्ली में यदि प्रथम मुस्लिम शासक की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए?
साथियों, मंगोल नेता चंगेज खां, याद रखें चंगेज खां, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के अर्थात इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। लेकिन इल्तुतमिश तो बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। ठीक, तो चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्नी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबर्नी की सहायता न करे, और इल्तुतमिश कोई सहायता भी नहीं किया। उसका कारण था, इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि मंगोल नेता चंगेज खां की दृष्टि किसी भी प्रकार से उसके शासन प्रशासन उसके साम्राज्य पर पड़े। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, क्या नाम था? तो साथियों तैयार हो जाइए। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली और उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि उलुग खां के नाम से कौन सा दिल्ली का सुल्तान जाना जाता है। ठीक है, उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश की भांति बलबन भी इल्बरी तुर्क था। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण के संबंध में कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। साथियों, बलबन ने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर मजबूत दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार से कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या इसका सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। साथियों, जब बलबन से संबंधित टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो जैसे लगेगा बलबन कितना भयभीत था अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए। दिन रात अपने सत्ता के स्थायित्व विकास के लिए ही कार्य करता था। तो उसने एक उपाधि भी ली, भव्य उपाधि, ताकि लोग उससे भयभीत रहे। और उपाधि क्या कौन सा लिया? जिल्ले इलाही, अर्थात ऑप्शन सी जिल्ले इलाही की उपाधि लिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये गलत होगा। देखिए, इक्तादारी व्यवस्था बलबन ने नहीं आरंभ किया बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि किसने इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना की, तो इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, और उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सही है। ठीक है, उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। ये भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। ये भी सही है। लेकिन इक्तादारी व्यवस्था इसने प्रारंभ नहीं किया था बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपनी शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? कौन कह सकता है? अभी आप सभी को एक की महिमा मंडल के बारे में बताया गया। वो अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए इतना भयभीत रहता था कि आम जनता को अपने
जितने भी मंत्रिपरिषद के लोग थे उसको भयभीत किए रहता था विभिन्न प्रकार की उपाधियां लेकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। तो नेक्स्ट देखते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? मतलब ये जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ साथियों, उसका जो बाजार की नीति थी अल्टीमेट रही है, अल्टीमेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। इसने साफ साफ कहा अलाउद्दीन खिलजी कि मैं राजत्व की नीति उसी को मानता हूँ जो मेरे साम्राज्य को स्थायित्व दे, विकास दे, और इस वजह से वो भाई भतीजावाद को बहुत ज़्यादा नहीं माना, ना ही राजत्व के दैवीय सिद्धांत को पुष्टि किया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की और यह किस उद्देश्य से धारण किया? यह सोचता था कि उसका साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाए। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन भी बनता है उसके अनोखी साम्राज्य नीति के संबंध में। तो बताइए ये मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। फ्रेंड्स, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत ही सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और इन्हीं सभी कारणों से ये काफ़ी चर्चा में रानी पद्मिनी भी रही हैं। तो इनके पति का नाम राणा रतन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथनकार से रिलेटेड है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान से थे। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे ए सही है? इसलिए साथियों अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान के क्रम में ही थे, लेकिन यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में रखना चाहता था, ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्रता भी दिया था। तो नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी कैसे? 3 4 2 1। हमीरदेव का किससे संबंध है? हमीरदेव का आपका रणथंभौर से संबंध है। राणा रतन सिंह का संबंध आपका चित्तौड़ से है। देवगिरी का संबंध आपका राजा राय रामचंद्र से है। ठीक है, और गुजरात का संबंध आपका कड़देव से है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने
जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? साथियों, इसको बाजार नियंत्रण की नीति के अंतर्गत भी जाना जाता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारांगल आपका सही सुमेलित नहीं है, जबकि देवगिरी शंकरदेव, होयसल बीरबललाल, मदुरा आपका वीर पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक था, और गाजी मलिक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ध्यान रखिए, 13वीं शताब्दी में। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, लेकिन बेचारा बहुत ही बदनाम था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये काफ़ी ब्रिलियंट पर्सन था, हर विधाओं में ये माहिर था और अनेक ऐसी नीतियाँ बनाता था जिससे इसके साम्राज्य बढ़ सके, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से थी कि इसकी नीतियाँ सफल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक, ठीक है। ये कृषि की समावेशी विकास के लिए, कृषकों के हितों के लिए अमीर कोही का एक नया विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो साथियों, ये भी किससे संबंधित हो सकता है? आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद तुगलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में जो सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण वो था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहता था कि यदि दौलताबाद राजधानी लेके जाएगा तो उसके साम्राज्य के वो सेंटर पोर्शन में आ जाएगा दौलताबाद। लेकिन क्या था,
इसको पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और इसके कारण इसका ये नीति भी विफल हो गई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण से रिलेटेड, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। साथियों, शासन प्रशासन द्वारा जब भी कोई नीति, नियम, कानून, योजना बनाई जाती हैं तो हमेशा उसके क्रियान्वयन, उचित नियंत्रण को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और ये उचित नियंत्रण प्रतीक मुद्रा के संबंध में नहीं रखा जा सका, जिसके कारण आपका उत्तर एक हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। एक क्वेश्चन आ चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया, तो उत्तर आपका इब्न बतूता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक अनेक कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिपादन किया था, जिसके क्रम में उसने रोजगार कार्यालय की एक स्थापना भी की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मैं भी आपको बताई हूँ कि अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाया। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? आप सोचिए, मध्यकालीन इतिहास में ऐसा शासक जो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य किया, वो कौन हो सकता है जो अनेक कल्याणकारी कार्य किए? तो वो था साथियों ऑप्शन आपका बी, फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? जब आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर अशोक स्तंभ को। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा।
तो साथियों यह था आपका ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। आप देखेंगे लखनऊ में एक एरिया है दारुशफ़ा, जो कि आवासीय भवन के रूप में परिवर्तित है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सैयद वंश। सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्न को उनकी काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सी, 1 2 3 4। पहले रुकनुद्दीन आया 1236 ईस्वी में, मुबारक खान आपका 1316 से 1320 ईस्वी में, फिरोज शाह तुगलक का हो गया काल 1351 से 1388, आलम शाह का आपका 1445 से 1451। ध्यान रखें जो भी आज आपको काल बताए गए हैं, जैसे खिलजी वंश के जितने शासक हैं सबका क्रम जरूर तैयार करेंगे। इसी प्रकार से पहले गुलाम वंश के सारा क्रम आप तैयार करेंगे, कौन कौन शासक आए, फिर उसके बाद आप खिलजी का तैयार करेंगे, फिर तुगलक का करेंगे, फिर लोधी का। और ये ध्यान रखिए सबसे पहले कौन आया? गुलाम वंश, फिर उसके बाद कौन सा आया? खिलजी वंश, उसके बाद कौन सा आया? तुगलक वंश, उसके बाद कौन सा आया? लोधी वंश, उसके बाद आपका मुगल काल आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? एक काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? अभी आपको बताया गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 1 3 2। ठीक है, 4 यानी पहले गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा आपका सैयद, फिर चौथा आपका लोधी। ठीक है, तो साथियों आज आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए जो कि इस टॉपिक से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी हर प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आप सभी की तैयारी के आधार स्तंभ को मजबूत करने वाला है। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। फुली कॉन्फिडेंट होकर आप अपने परीक्षा की तैयारी करिए। निश्चित रूप से सफलता आपको देख रही है कि आप कब शीघ्र आने वाले हैं। आप सभी को ढेर शुभकामनाएं।